हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूएबल से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और हमारा आज का जो वैल्यूएबल सेशन है वो है 24 अगस्त का। 24 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन के अंदर हम एंट्री करें उससे पहले आपसे एक सवाल किया था कि ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2026 की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में हरियाणा की मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता। तो इसका ठीक जवाब था कांस्य पदक। एक मैंने JC शाह आयोग के बारे में पूछा था, वो भी आप लोगों ने सही बता रखा था, बहुत अच्छी बात है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसों में विद्यार्थी बस पास के माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम कितने किलोमीटर तक यात्रा कर सकेंगे। तो 150 किलोमीटर। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक बस के ऊपर एक यहाँ पे गेट पे, इवन मैंने आज ही देखा था ये लिखा हुआ कि इसमें बस पास या स्टाफ अलाउ नहीं है। तो बस पास तो अब अलाउ कर दिया है इन इलेक्ट्रिक बस के अंदर। 150 किलोमीटर तक का बस पास मतलब सफर कर सकते हैं बच्चे। इस सुविधा का लाभ स्कूल, कॉलेज और बाकी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको मिलेगा। एक दिन में मैक्सिमम 150 किलोमीटर तक का सफर है वो कर सकेंगे। नायब सिंह सैनी ने 28 मई को पानीपत में विद्यार्थी बस पास को इलेक्ट्रिक बसों में लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने इस घोषणा को लागू कर दिया है। घोषणा 28 मई को हुई थी। पानीपत में हरियाणा का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो बना था। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बढ़ने के कारण विद्यार्थियों को भी बस पास की सुविधा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे दूर दराज के गांव, कस्बों में, शहर में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों का खर्च है वो कम हो जाएगा। सोनीपत जिले के लगभग 25,000 विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ मिलने की डायरेक्ट उम्मीद होगी। और इसके अलावा जो है ना, अभी इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, जैसे दिल्ली NCR के आसपास में दिल्ली ISBT, गोहाना, गन्नौर, पानीपत इस इलाके में, हिसार में चल रही है, पानीपत में भी चल रही है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस कहां से स्टार्ट हुई थी, आपको याद है तो बता सकते हैं आप लोग मुझे। कौन से जिले थे वो? यमुनानगर था, पानीपत था, या दोनों ही थे, या इनमें से कोई नहीं, या कोई और नया डिस्ट्रिक्ट आपको याद है तो बताना मुझे कमेंट में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर्स रोड शो में कहां पे हिस्सा लिया है? तो मुंबई के अंदर हुआ है ये हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर्स रोड शो, उसमें हिस्सा लिया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। इसमें हिस्सा तो लिया। इसका टारगेट क्या था सर? हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिनिधि तथा संभावित निवेशकों से बातचीत की है। कार्यक्रम था हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर्स रोड शो, मुंबई में हुआ। मुख्यमंत्री जी ने इसमें हिस्सा लिया और हरियाणा में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है, निवेश के अवसर और औद्योगिक संभावनाओं को तलाशना, इसी पे ही बात हुई थी। हरियाणा सरकार के द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के लिए सर्वांगीण विकास के लिए मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सहयोग दिया जा रहा है? तो ये सहयोग मिल रहा है शिक्षा से रोजगार तक, स्वरोजगार तक। स्वरोजगार मतलब खुद ही अपना स्टार्टअप कोई करे। तो सशक्त महिलाओं के माध्यम से ही सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है। और इसीलिए हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और आपको एक बात और भी याद रखना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है हरियाणा में? तो श्रुति चौधरी हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को संभाल रही है। अभी थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई और गाड़ी जैसे महिलाएं खरीदती है उनके नाम पे, तो उनको टैक्स में स्पेशल छूट दी जाएगी, ऐसा भी हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया था। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालिका और महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, ये तो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया, पर उसमें लिंगानुपात की बात करते हैं। जैसे लिंगानुपात का सुधार हुआ है, 918 से बढ़कर अब 929 हो गया है। 1000 लड़कों के ऊपर जो है ना 929 लड़कियों का एट द टाइम ऑफ बर्थ है ये। शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ गई है। नामांकन 75.51% से बढ़ गए 83.4% हो गया है। करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचा है। 78,305 कार्यक्रम में 3.37 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी हुई है। पानीपत से देश भर तक एक अभियान जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अब वो पहल आज राष्ट्रीय मिशन बन चुकी है। पूरे इंडिया में वो पहल पहुंच चुकी है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है।
हरियाणा में किसान सहायक दीदी की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होगी? तो किसान सहायक दीदी की प्रमुख जिम्मेदारी होगी गांव-गांव जाकर मिट्टी के नमूने लेना। महिला सशक्ति से संबंधित ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांव-गांव जाके मिट्टी के नमूने लेगी किसान सहायक दीदी। किसानों को मिट्टी के अनुसार वैज्ञानिक सलाह मिलेगी। इसके अलावा संतुलित उर्वरक इस्तेमाल से खेती की लागत घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए रोजगार और आय के नए अवसर बनेंगे इससे। तो महिला शक्ति कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें स्पेशली किसान सहायक दीदी एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ है हरियाणा में, जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम गई, क्योंकि पहले मिट्टी के सैंपलिंग लिए जाएंगे, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, मिट्टी का पीएच वैल्यू चेक करके, या किसानों को कितना फर्टिलाइजर डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए, ये सब के बारे में महिलाएं बताएंगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे फेज में अंत्योदय मेले का शुभारंभ कहां से किया गया? तो यह लाडवा कुरुक्षेत्रा से किया गया है दूसरे फेज का उद्घाटन। और इसका उद्देश्य यही है, कमजोर परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ के उनको आत्मनिर्भर बनाना है। साल 2021 के पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है BM बेचैन को। ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। साल 2021 के लिए लक्ष्मीचंद सम्मान से विभूषित किया है, साहित्यकार है BM बेचैन इनको। और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में कार्यरत है वरिष्ठ साहित्यकार, इनको सम्मानित किया गया है। 23 जुलाई 2026 को रोहतक के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के केंद्रीय सभागार के अंदर जो है ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको ये सम्मान मिला है। 2022 के लिए डॉक्टर राजकला देसवाल को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान मिला है। और प्रसिद्ध सूर्य कवि और सांग सम्राट दादा लक्ष्मीचंद की 123वीं जयंती हरियाणा में 15 जुलाई साल 2026 को सेलिब्रेट की गई है। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए तो हो ही गया है इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपको बताने की, पंडित लक्ष्मीचंद जी है ना, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई को ही, 15 जुलाई 1903 को जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर? इनका जन्म हुआ था जांटी कला के अंदर। जांटी कला सोनीपत में पड़ता है यहाँ पे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था उद्मी राम। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था सिबिया। सिबिया इनकी माता का नाम था। इनका देहांत कब हुआ है सर? 17 अक्टूबर 1945 को इनका देहांत हुआ है। इनके गुरुजी वैसे तो कई सारे थे, लेकिन सबसे मुख्य गुरु में से या प्रमुख गुरु कहलाते हैं मान सिंह जी। इसके अलावा जो है ना इन्होंने जो है ना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कई सारे सांग लिखे। उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आता है, जैसे मीराबाई किसने लिखा? तो मीराबाई आप याद रखना पंडित लक्ष्मीचंद जी का लिखा हुआ है। इसके अलावा एक सत्यवान सावित्री का किस्सा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोगों ने जरूर बचपन में सुना होगा कहानी, अक्सर मम्मियाँ कहानी सुनाती है ना सत्यवान सावित्री की, तो बहुत प्रसिद्ध कहानी इन्हीं की ही है वो। इन्होंने चीर हरण भी लिखा है, या चीर परव कहीं मिलता है आपको लिखा हुआ। इसके साथ साथ इन्होंने राजा नल और दमयंती की कहानी जो है ना वो भी इनकी ही लिखी हुई है। हीर रांझा इन्हीं का ही लिखा हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है हीर रांझा। HSSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है ये वाला। इन्होंने गोपीचंद किस्सा जो है ना वो भी लिखा हुआ है, गोपीचंद। इन्होंने राजा भर्तरी के बारे में लिखा हुआ। राजा भर्तरी की कहानी तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सबने सुनी है, तो वो भी। इन्होंने द्रौपदी चीरहरण के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। द्रौपदी चीरहरण कई सारी रागनी के अंदर जो है ना ये गाया गया है। वैसे इन्होंने शकुंतला का किस्सा भी जो है वो भी लिखा हुआ है, शकुंतला। ऐसे बहुत सारे हैं इनके। नल दमयंती का किस्सा, राजा हरिश्चंद्र का किस्सा भी आप लोगों ने सुना होगा इनका। तो राजा हरिश्चंद्र का किस्सा जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है इनका। तो ऐसे कई सारे हैं और भी। इनको हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से जो है ना पुकारा गया है। इनको हरियाणा के सूर्य कवि के संज्ञा दी गई है। इसके अलावा इनको हरियाणा के अंदर ना सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं। सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं इनको हम लोग। आपको एक बात और भी याद रखना है, हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद एक यूनिवर्सिटी भी है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है अटेरना के अंदर, ठीक है ना, सोनीपत के अंदर पड़ती है ये। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर अगर पूछा जाए लोक थिएटर के जनक किसको कहते हैं, तो पंडित लक्ष्मीचंद को ही कहते हैं हम लोग। इन्होंने वैसे ये बहुत सारे सांग है ना, ऐसे टोटल 25 सांग लिखे थे इन्होंने अपने जीवन के अंदर। आज के समय में आधुनिक समय के लक्ष्मीचंद किसको कहते हैं सर? तो आधुनिक समय के लक्ष्मीचंद कहा जाता है सतबीर सिंह को, ठीक है ना, सतबीर या मास्टर सतबीर लिखा हो सकता है। ये सोनीपत के रहने वाले हैं ये भी, ठीक है ना, सोनीपत के रहने वाले हैं, जमदग्नी के रहने वाले हैं ये।
और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पे कि जो पंडित लक्ष्मीचंद जी थे ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ ऐसे चीज़ें कुछ भी आपको लिखी मिल सकती है, तो एग्जाम में आप लोग याद कर लेना। और इसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे हैं, इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है, जिनका नाम आपको याद रखना है श्री तुलेराम कौशिक, ठीक है ना, श्री तुलेराम पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे हैं तुलेराम कौशिक, तो इनको पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये एक दादा लक्ष्मीचंद फिल्म भी आई थी हरियाणा में, आपको याद हो तो यशपाल शर्मा जो है ना, उन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया था। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं कि हाल ही में हरियाणा का नया एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। जितना मैंने आप लोगों को बताया था उतना आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सारे एडवोकेट जनरल अगर आपको याद हो गए हैं, आप नोट्स बनाए हैं, तो भी आप लिखना, ताकि आपको रिवाइज हो जाए ये चीज, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना आप लोग। थैंक यू।